नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। आज एक जरूरी बहस, जरूरी इसलिए क्योंकि आज तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक नापाक दोस्ती की एक खतरनाक सांठगांठ कहना चाहिए कि खबर आ रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज अहमद इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और उनकी तालिबान के नेताओं से गुपचुप मुलाकात की भी खबर है। इससे पहले कतर में पाकिस्तान के राजदूत तालिबान के नेताओं से मिले थे। सबसे बड़ी चिंता की बात एक और है, और वो ये कि तालिबान के एक प्रवक्ता का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को कश्मीर के मुसलमानों की आवाज बुलंद करने का अख्तियार है, या कहना चाहिए अधिकार है। तो क्या भारत में अशांति फैलाने की कोई साजिश सी रची जा रही है, या पाकिस्तान का इसमें कहीं कोई दिमाग है? तो पाकिस्तान को जो कुछ तमाम सारी चीजें जो एक लकीर खींचती हुई नजर आ रही है, आज की बातचीत इसी पर है। और हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। आज हमारे साथ शिवम त्यागी जो हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं। माजिद हैदरी कुछ देर में जो दिख रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई। कमर चीमा हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जी। मेजर सूर्यवंश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ रूबरू होंगे, थैंक यू सो मच। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजू वर्मा हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले बात कि उसे जो ये बात तालिबान ने कही कि उसे कश्मीर में मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है और पूरी दुनिया में आवाज उठाने का अधिकार है। तो ये जो बात है, जो बात कही गई उनके हवाले से, इस पे मैं चाहूंगा कि आज बहस का आगाज हो। जरूरी बहस का मैंने कहा है आज आगाज हो। सबसे पहले मैं शिवम त्यागी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि आपको आगाज करने के लिए मैं कह रहा हूं आज की बातचीत का, और आप यहां से जो उन्होंने कहा इस बयान पे आपकी पहली प्रतिक्रिया। शिवम त्यागी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा कि आपने जो पाकिस्तान की बात कही उन्होंने और कश्मीर के मुसलमानों की बात कही, तो उस पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वहां के जितने भी लोग हैं, अफगानिस्तान में तालिबानों को जिसने भी मदद की, उन्होंने पलटकर उन्हीं पर जो है हंगामा बोला, उन्हीं पर जो है पलटकर हमला किया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सोवियत संघ जब अफगानिस्तान में था, उस दौरान अमेरिका उनको मदद करता था, तालिबानों को और लड़ाकों को, और उन लड़ाकों को उस समय के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था कि ए आजादी के लड़ाकों, अमेरिका आपकी इस जंग में आपके साथ है। लड़ाके इतने लड़े कि वर्ल्ड ट्रेड टावर में घुस गए। पेशावर में जब पाकिस्तान में अटैक हुआ बच्चों पर, हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि जब आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो आपको भी काट सकता है। अब आ जाते हैं इनके मुसलमान वाले बयान पर। अरे मेरे मुसलमानों के ध्यान रखने वालों, रखवालों, शिंजियांग में जो वीगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? यमन सीरिया में क्या हो रहा है उसके लिए आपकी क्यों नहीं आवाज निकलती? और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, और इसका जवाब आप मुझे लेकर देंगे दोनों भाइयों से। इनके धर्म में कुरान पाक पर अगर कोई भी बात करे, उसका कोई भी अपमान करे, तो ये तो उसका धड़ जो है सर से अलग कर देते हैं। कर क्यों नहीं देते? शी जिनपिंग का अलग जाकर उसने कुरान की आयतें बदल दी चाइना में। तो मेरा सीधा सवाल है कि सेलेक्टिवली आप शियाज पर भी चुप हैं, यूइगर मुस्लिम्स पर भी चुप हैं, यमन पर भी चुप हैं, सीरिया पर भी चुप हैं, लेकिन बाकी के कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनकी हक की आवाज आप उठाएंगे। अगर हक की आवाज उठानी ही है ना, तो ऐसे उठाइए जैसे हिंदुस्तान की सरकार माइनॉरिटीज की उठाती है। अफगानिस्तान में जब परेशानी हुई तो हमने हिंदुओं की आवाज वहां उठाई और सिखों की आवाज उठाई, और वहां जो भी मजलूम था सबकी आवाज उठाई। राइट। कमर चीमा, योर ओपनिंग रिमार्क। देखें, इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान तो एक सपोर्टर के तौर पे तालिबान का इमर्ज हुआ है। हम अफगान अवाम और अफगान मुआशरे की मदद करना चाहते हैं। इसमें हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है वहां पे। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो अफगान अवाम की मर्जी के बगैर हो, लेकिन जो एक गवर्नमेंट आ गई है इसको सारी दुनिया मानने को तैयार है। इंडिया ने भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो तालिबान से खोल लिए हैं, आपके सफीर उनसे मिल रहे हैं। सो मैं एक चीज पे परेशान हूं कि इंडिया के लोग मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आ गई है, भाई मुसलमानों का सारों का क्या कसूर है? इंटरनेशनल मीडिया तो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ गया है,
जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं अफगानिस्तान में, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इन बेचारों का क्या कसूर है? सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान तालिबान को लेके आया या तालिबान सबको हराकर अपनी पावर में आ गए? राइट, थोड़ा सा हौसला करें और मुसलमानों पे हाथ हौला रखें। शिवम कुछ कह रहे, शिवम कुछ कह रहे थे। जी जी। मुसलमानों में हिंदुस्तान के मुसलमान आपको दिखते हैं, चाइना के मुसलमान क्यों नहीं दिखते? क्या उनको आप मुसलमान नहीं मानते? उनकी दाढ़ी काट दी गई भाई, आपके कुरान पाक की आयतें बदल दी गई, आप चुप बैठे रहते हैं इसलिए क्योंकि वो आपको पैसे की हड्डी बनाकर दे रहा है। मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो ये बिल्कुल झूठ है कि कोई कुरान की आयतें नहीं बदली। दुनिया में आज तक कोई मां का ऐसा बेटा ही पैदा नहीं हुआ जो हमारे कुरान को बदले। शी जिनपिंग क्या चीज है? और ये आप यहाँ पे बैठ के अच्छा, अगर मैं आपको अभी सबूत दे दूं तो आप उस अब अगर नहीं, शिवम की बात करेंगे, नहीं शिवम, अगर मैं सबूत दे दूं अभी, नहीं शिवम, नहीं कोई सबूत नहीं चाहिए शिवम। सीमा तो कहेंगे कि पाकिस्तान खिलाफ है उनके। शिवम, कुरान पाक पे कोई बात नहीं है, कोई बहस नहीं है जी। ना तो कुरान पाक पे बात हो रही है और ना ही उस पे बहस नहीं है। अरे नहीं, सवाल इस बात का है, नहीं कमर चीमा, सवाल इस बात का है, उइगर नहीं उइगर मुसलमान कर रहा हूं और वहां के मुसलमानों की बात जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये सवाल ठीक है, उइगर के मुसलमानों की बात, कुरान पाक की बात कर ही नहीं रहा मैं तो बात कर रहा हूं मुसलमानों की, जिनकी दाढ़ी काटी जा रही है, जिनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, जिनकी बेटियों को रेप किया जा रहा है। अब अभी पिछले दिनों इमरान खान एक इंटरव्यू दे रहे थे, एक शब्द नहीं निकला उनका। अरे अगर मुसलमानों का झंडा बरदारी करनी ही है तो ढंग से करिए ना, छाती ठोक के करिए, वन बाय वन। अगर मुसलमानों की झंडा वन बाय वन, शिवम वेट बनना ही है तो छाती ठोक के करिए, जैसे हिंदुस्तान करता है, राइट, जैसे हिंदुस्तान करता है। वेट शिवम बोलने दीजिए। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, डरते क्यों हो? जी कमर चीमा वन बाय वन जी, कमर चीमा। मैं ये जनाब कह रहा हूं कि चीन ने अगर आपके फौजी मारे पिछले साल, आपकी सरकार खामोश रही, आपने टीवी तोड़ने के अलावा कुछ किया नहीं है, आपके पास चीन को जवाब देने का कोई प्लान नहीं है, आप बातें खामोश रही। वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो? या फिर अखबार ये जो सिर्फ पाकिस्तान में फर्जी अखबार छपते हैं, जो आतंकवादी छापते हैं, वही पढ़ते हो? 97 जवान मारे उनके, 97 नहीं, मैं रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं। सवाल इस बात का नहीं है कि चाइना ने मेरे मारे या मैंने चाइना के मारे। सवाल यह था कि जो तालिबान के जानब से जो बयान आया है, वो बयान कहता है कि मुसलमान होने के नाते हमें कश्मीर या किसी अन्य देश में मुसलमानों की अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे लोग नहीं है। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान रहते हैं, दूसरे नंबर हमारे देश में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, वे आपके कानूनों के तहत समान अधिकारों के हकदार हैं। हमने तो नहीं कहा कि हकदार नहीं है, हमने तो कहा कि कोई ऐसी बात तो डिफरेंशिएट नहीं की, और सारे अधिकार हैं, कौन से अधिकार नहीं है। तो जब आप दूसरे मुल्क में जाके ये बात बोलते हैं और आपके आईएसआई के प्रमुख वहां मौजूद होते हैं, तो शक की सुई कमर चीमा आपके ऊपर जाती है कि आप क्या बना रहे हैं। कमर चीमा जनाब, DGISI वहां पे मौजूद है क्योंकि तालिबान ने कहा है, उनकी रिक्वेस्ट पे गए हैं। उनको किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल हेल्प चाहिए, कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुक रहे हैं, ब्रदर इस्लामी मुल्क है। अगर कोई हमसे मदद मांगेगी तो हम देंगे। आपकी तरह नहीं है कि वहां पे TTP को फंडिंग करेंगे। आपकी परेशानी हमें समझ है कि वहां पे क्योंकि दहशतगर्द ग्रुपों को भारत मैं आ रहा संजू वर्मा अपने देश में राइट संजू वर्मा करते हो आप, अपने देश की सरकार चला लो, वही बहुत है। संजू वर्मा प्रतीक जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। प्रतीक जी, मैं कुछ मुद्दे रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर इंडियन चैनल्स पर आकर जब भारत की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हास्यास्पद भी है। हास्यास्पद इसीलिए है
क्योंकि यही पाकिस्तान आज एक चाइना की सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी या सैटेलाइट स्टेट बनकर रह चुका है। पाकिस्तान का खुद का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी मात्र $250 बिलियन है। अरे भाई साहब, आप जो यहाँ पर मोदी सरकार को कटघरे पर खड़ा कर रहे हो, हमारे तो सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व $630 बिलियन से ज्यादा है। हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से यदि 2 बार पाकिस्तान को नहीं पता, ये आप कौन सी फिगर क्या बता रही तरीका है? है? लाखों लोग आराम से चिमा, 1 by 1 आपके पैसे कहाँ थे तब? लाखों लोग कोविड से इंडिया में 1 by मरे। 1 दुनिया से भीख क्या मांग रहे रवैया थे है? आप। 1 by 1 This One by is one. दुनिया this is का कोई ridiculous. मुल्क ने One by छोड़ा one. जहाँ से भीख ना मिली हो आपको, और आप यहाँ पे बैठ के मोदी जी की खूबियां बता रही हैं। 1 by 1 आपके पास पैसे right Kamar Chima, now you have to listen. Now you have to listen. Sanju Verma, please complete your sentence. प्रतीक जी जी, आपने मुझे कहा कि डिबेट छोड़कर कभी जाना नहीं चाहिए, ये डिबेट के स्पिरिट के खिलाफ है। पर यदि पाकिस्तानी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठकर अनाप शनाप बोलेंगे और मुझे बराबर का मौका नहीं मिलेगा तो मैं डिबेट उससे छोड़कर चले जाऊंगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी बदतमीज पैनलिस्ट के साथ मैं डिबेट करने नहीं आई हूँ। बदतमीज भारत के लोग होंगे, बदतमीज। किसी से इस तरह बात न करें आप। ये देखिए, नहीं, संजू वर्मा आप अपनी बात कहिए। संजू वर्मा अपनी बात कहिए। संजू वर्मा अपनी बात कहिए। संजू वर्मा अपनी बात कहिए। कमर चीमा कूल डाउन। सारे लोग सम्मानित हैं, सारे लोग आदर के साथ, सम्मान के साथ हैं, सारे लोग मेहमान हैं। कमर चीमा, होल्ड ऑन। कमर चीमा, प्लीज लिसन। कमर चीमा, प्लीज लिसन। लेट हर कंप्लीट। जी, संजू वर्मा प्लीज कंप्लीट। मैं अपनी बात कभी रखूंगी यदि पाकिस्तान के ये बदतमीज कमर चीमा बीच में दखलंदाजी नहीं देंगे। इनकी बदतमीजी सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। प्रतीक जी, आपकी बहुत मशहूर डिबेट है। संजू वर्मा प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। को रोकिए। संजू वर्मा प्लीज कंप्लीट। या Please, थैंक जी, यू। जी। पहली बात तो ये, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी $250 बिलियन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत की सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व $630 बिलियन से ज्यादा है। हम 2 पाकिस्तान खरीद लेंगे तब भी हमारे पास चिल्लर बचेंगे इन लोगों को देने के लिए। तीसरी बात, ये बैठकर यहाँ पर हुंकार भर रहे थे कि जब चीन ने गालवान में उन्होंने हम पर कुछ हमला करने की कोशिश की तो हम हाथ पर हाथ रख के बैठे थे। आपको याद दिला दूं कि इतने सालों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने चीन को फोर्स किया वॉलंटरीली डिसएंगेज करने को। फरवरी 2021 में जो चीन की ओरिजिनल पोजीशन थी फिंगर 8 पर टैंगोंग सो के पास, वहां चीनी लोग जाकर डिसएंगेज करके अभी वहां पर बैठे हुए हैं और भारत का एक भी टुकड़ा नहीं दिया। मोदी सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार जिसने लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर 28 इंच के तश्तरी पर चीनियों को सौंप दिया था। सबसे अहम बात तो ये, आप एक बात समझिए प्रतीक जी, 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स के प्लेनरी सेशन गोवा में कहा था, टेरर एंड टॉक डू नॉट गो टुगेदर, और हमने वही नीति आज तक भी अपना कर रखी है। हमने राइट। थैंक यू सो मच फॉर द ओपनिंग रिमार्क। जी, थैंक यू सो मच फॉर द ओपनिंग रिमार्क। कमर चीमा नाउ वांट्स टू ऐड समथिंग। जी, कमर चीमा। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। राइट, मुझे ये बताएं, ये बताते हैं हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने चीन के साथ ये किया, मुझे जवाब दे दे, जब हजारों लोग भारत में मर रहे थे आपके पास कहाँ थे पैसे? आपके पास तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था। पापा न्यू गिनी से लेके मार्शल आइलैंड तक दुनिया के हर मुल्क ने आपको भीख दी, आप भीख मांगते थे तब नरेंद्र मोदी भीख कमर चीमा, मैं संजू वर्मा मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। संजू वर्मा मैं जवाब दे रहा हूं। संजू वर्मा मैं जवाब दे रहा हूं। कमर चीमा, संजू वर्मा मैं जवाब दे रहा हूं। कमर चीमा 55% से ज्यादा इस मुल्क में टीके लग चुके हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है 55% से ज्यादा। समझे आप? ये सरकारी आंकड़ा, उसे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये सरकारी आंकड़ा है। और 55 सेकंड में अमेरिका में आज की तारीख में बता रहा हूं 55 सेकंड्स में एक आदमी मर जाता है, जो डेल्टा वेरिएंट है वहां पे। मेरी बात सुन लीजिए। कमर चीमा, मैं बहस लॉजिक के साथ करता हूं
और डाटा के साथ कर रहा हूं। 55 सेकंड में रिकॉर्ड है, वहां पे मर रहा है। अमेरिका में कह रहा हूं कमर चीमा, आई एम कोटिंग अमेरिका, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बेहतर है। लेकिन आज बहस ये नहीं हो रही है, बहस ये हो रही है कि आपके दिमाग में क्या अगर कोई चीज पल रही है, आपके दिमाग में अगर कोई चीज बन रही है तो उसका जवाब देना चाहिए, और जवाब बिल्कुल मिलना चाहिए। माजिद हैदरी, नाउ योर ओपनिंग रिमार्क, वो कहते हैं कि आप मुसलमान, तो वहां मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए हमें हक मिलना चाहिए, और हमारे हक हैं, हम आवाज उठाएंगे। माजिद हैदरी, नाउ योर रिमार्क। देखिए प्रतीक भाई, एक ईमान की बात है कि चाइना में मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाइना में मुसलमानों को रोजा, जो कि हमारा एक फंडामेंटल है इस्लाम का, वो भी रखने नहीं दिया जाता। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के मुंह में दही जमा हुआ है कि मुसलमान पे पड़ोसी मुल्क जुल्म कर रहा है चाइना, लेकिन पाकिस्तान उसी के साथ सारा बिजनेस करता है। अपना जमीर ईमान सब पाकिस्तान ने चाइना को बेचा है। लेकिन ये जो है ना चीमा साहब, ये बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं भारत में हूं, मैं भारत की सरकार के खिलाफ खुलेआम बात करता हूं। मुझे किसी भी से भाजपा से प्रॉब्लम है, आरएसएस से टंकी की चोट पे बात करता हूं, और इजाजत है बोलने की, लोकतंत्र है। लेकिन पाकिस्तान वाले सरकार से नहीं पूछ सकते। मैं आपके चैनल पे नहीं बना रहा, मैं पाकिस्तान के चैनल पे भी जब डिबेट पे जाता हूं, मैं उनसे चाइना का सवाल पूछता हूं कि आप लोग उइगर के मुसलमान के लिए क्यों नहीं बात करते। और वहां क्या होता है, सबके मुंह पे दही जम जाता है। और जो वहां के एंकर होते हैं ना, एंकर बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे हमने देखा है हामिद बीन साहब के साथ क्या हुआ। एक दफा उन्होंने जरा सा मुंह खोला, उनको चैनल ने निकाल दिया। तो पाकिस्तान में जैसे हम लोग यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां नहीं। लेकिन अब हम बात कर रहे थे तालिबान। देखिए, तालिबान ने कहा है कि हम मुसलमानों की बात करें। देखिए, हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने 3 दफा यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन को कश्मीर के मसले पे कश्मीर के विजिट के लिए बुलाया। अगर वो फिरंगी गोरे जिनने हमारे पर 70 वर्ष जुल्म किया, अगर वो हमारे देश में आ सकते हैं, हम तालिबान को भी बुला लें भारत दर्शन के लिए। आ जाओ भाई, एक हफ्ते देख लो कश्मीर में क्या होता है। जब फिरंगी आ सकते हैं देखने के लिए, जब भारत सरकार अमेरिकी एम्बेसडर को बुलाएगी, फिरंगियों को बुलाएगी, तालिबानों को भी बुलाओ। हम तो स्टेट एक्टर मान, तो यू आर सेइंग कि तालिबान को बुलाना चाहिए पाकिस्तान, तालिबान को बुलाना चाहिए कश्मीर में दिखाने के लिए। यू आर सजेस्टिंग दिस, राइट? जी बिल्कुल, क्योंकि वो स्टेट एक्टर है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। भारत सरकार मानती है ये बात, और हम क्यों मनाएं तालिबान को दुश्मन। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूं, और हम सारे लोग IC 814 से भली भांति वाकिफ हैं। क्या हुआ मसूद अजहर, किस तरह से वो चीजें हुई, हम सारे लोग वाकिफ, एक बार के जले हैं और हमें मालूम है। एंड यू आर सेइंग कि उनको वैली में बुलाना चाहिए, एक बार कश्मीर विजिट करानी चाहिए। ऑफ कोर्स, 150 वर्ष फिरंगियों ने जुल्म किया। वो फिरंगी क्या करने आते हैं कश्मीर में, यूरोपियन यूनियन वाले? हाँ, उनने हमारे यहाँ चोरी की, हमारा कोहिनूर का हीरा तक लेके। देखिए, एक चीज माजिद हैदरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत को गलत, सही को सही कहने की जिसके पास मादा है, उसको सलाम भी कहना चाहिए। और जो डेमोक्रेटिक राइट्स के वैल्यूज के पूरी दुनिया में लंबरदार हो, जो कहते हो, उनको भी सलाम कहना चाहिए। मैं जो इस पैनल के आखिरी सदस्य हैं जो नहीं बोले, मेजर सूर्यवंश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका चांस, आपका ओपनिंग रिमार्क। जी प्रतीक जी, मेरी आवाज आ रही है? जय जी हिंद। सर, आप बोलिए। जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। मैं प्रतीक जी, मैं ये जो हैदरी साहब हैं, माजिद हैदरी, जो कश्मीर के एक आपने बुलाया हुआ है इनको पैनल में, मैं इनसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। इनको ये पूछिए सबसे पहले कि तालिबान को ऑफिशियली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और तालिबान को जो ऑफिशियली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है अफगानिस्तान में? वहां अगर आप किसको बुलाना चाहते हैं, ये वहां पे आप किसको बुलाना चाहते हैं? आप पहले तो ये अपने जो आइडियाज हैं, व्यूज हैं, पहले आप ये बताइए, आप तालिबान में अलकायदा को बुलाना चाहते हैं? तालिबान एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस अपेरेंटली मिस्टर माजिद, आपको पहले ये समझना चाहिए तालिबान इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अलकायदा, ISIS, आप अपनी बात जितने मुजाहिदीन हैं, आपकी गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होता। तालिबान एक मिक्स ब्लैंड है इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि तालिबान तालिबान के जो वहाँ स्पोक पर्सन है, जो वहाँ के
जो उनकी गवर्नेंस में जो लोग हैं, आप यू कांट ट्रस्ट देम। उनका जो ट्रस्ट फैक्टर है बहुत फ्लिम्सी है, बहुत ही वीक है। उनका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत बहुत मेरा जवाब सुनिए। अरे आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद यू स्पीक ओवर मी। डोंट स्पीक, यू नो, यू कीप योर ट्रैप शट फॉर अ व्हाइल। ओके, नहीं, आप तालिबान को किस हद से बुलाना चाहते हैं? तमीज से बात कीजिए, मैं तमीज से सुनूंगा। आप गुंडागर्दी दिखाएंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। आप तमीज वाले आदमी है नहीं, में बात कीजिए। आप तमीज वाले आदमी है ही नहीं। प्रॉब्लम आपके साथ ये है, आप तालिबान को आपके अल्फाज से दिख रही है, आपके अल्फाज से दिख रही है आपकी गुंडागर्दी। मैं अल्फाज बहुत अच्छे यूज कर रहा हूँ आपके लिए, मैं अल्फाज आपके लिए बहुत अच्छे यूज कर रहा हूँ। अभी करने की तमीज नहीं है। मेजर आगे बढ़िए, मेजर आगे बढ़िए। तालिबान को आप किस कैपेसिटी में बुलाना चाहते हैं कश्मीर में? पहले आप अपने ये एलैबोरेट कीजिए, आप मेरे को जरा बताइए। मेरी सरकार ने जब तालिबान से बात कर ली, मेरी सरकार ने यूनाइटेड लेट मी क्लियर माजिद हैदरी, लेट मी क्लियर मित्तल साहब को, हमारे एम्बेसडर को कतर में, एक मिनट मेजर लिसन टू मी, माजिद हैदरी, लिसन टू मी। आपने कभी कश्मीरी पंडित के लिए बोला है कि कश्मीरी पंडित को बुलाइए? हैव यू एवर सेड? अरे हम तो आपने कभी आज तक बोला है ये चीज? हम तो हर डिबेट में बोलते हैं, जब हमारे कश्मीर में भारतवर्ष से प्रतिवर्ष आप जाइए, अफगानिस्तान जाइए, वहां देख के आइए। पंडित क्यों नहीं आ सकते? आप अफगानिस्तान जाइए, वहां तालिबान को, कश्मीरी पंडितों विचारों पे आपने आज तक कभी बोला कि कश्मीरी पंडित को बुलाइए? अरे 50,000 दफा इस डिबेट पर भी, इस मंच पर भी बोला है। आपको तालिबान की बहुत चिंता हो रखी है कि तालिबान को बुलाइए कश्मीर में। तालिबान को आप किस कैपेसिटी में बुलाना चाहते हैं, आप मेरे को ये बताइए। अब आप जवाब सुनिए जनाब। मैं तालिबान को इस कैपेसिटी में बुलाना चाहता हूं कि 31 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन थे वो हमारे भारत के चेयरपर्सन थे, और उन्होंने तालिबान को स्टेट एक्टर घोषित किया और ये कहा कि वो अब टेररिस्ट नहीं है। तो जब हम तालिबान के हाथ में हुकूमत है तो तालिबान को हम क्यों ना बुलाएं? जब हम उन फिरंगियों को माजिद हैदरी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। संजू वर्मा, मैं आपको इसमें झूठ बोल रहे हैं। जी ऑफ कोर्स, राइट ऑफ कोर्स। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे। संजू वर्मा, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिवम त्यागी कुछ कह रहा है। सुनिए माजिद हैदरी, पहले तो एक चीज कहिया कीजिए कि पैनल में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आगे झूठ मत कोट किया कीजिए। 31 तारीख को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष जब भारत था, लास्ट स्टेटमेंट भारत की थी। मैं फिर से कह दे रहा हूं आपको, चाइना, पाकिस्तान और इसके अलावा ये आपका रशिया का अगेंस्ट होने के बाद भी हिंदुस्तान का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था कि सुनिए, अभी तक इनका जो है स्टेटस को बना हुआ है, बावजूद उसके अफगानिस्तान की जमीन किसी भी गलत काम के लिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उनके इस्तेमाल के लिए नहीं होनी चाहिए। और कहो तो मैं आपकी स्टेटमेंट भी पढ़ रहा हूं, आगे एक और चीज भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं प्रतीक जी प्लीज लेट मी फिनिश। माजिद, I will give you chance. माजिद, I will give you chance. प्रतीक जी, माजिद, I will give you chance. 10 सेकंड और दे दीजिए। Sure. 10 सेकंड और दे दीजिए। प्रतीक जी 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं कहता हूं कमर चीमा को भी जरा सामने रखिए, थोड़ा छीलता हूं इनको, झूठे ये पढ़ते हैं नहीं। In Xinjiang, a northwestern region in which over half the population is Muslim, people cannot wear long beard, wheels or anything deemed extremist attire. Children are prohibited from learning about religion. Even at home, people are not allowed to go to Makkah unless they join state organization pilgrimage. But these controls have drastically stepped up since 2016. In Oken's experience is not unique. The government says it must eliminate terrorist threat by eradicating ideological versus some of the incorrect Islamic beliefs and non-Chinese identities. ये मैं द इंटरप्रेट से कोट कर रहा हूं। हाफिज सईद का अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए आतंकवादियों का। और अब सुनिए, वो दाढ़ी भी काट रहे हैं, वो बच्चों को मार भी रहे हैं, वो उनको खतना नहीं करने दे रहे हैं, वो कुरान की आयतें बदल रहे हैं। अगर दम है ना, किसी भी पैनल में बैठे हुए मुसलमान में दम है, तो फतवा निकाल के दिखाइए शी जिनपिंग के खिलाफ। यहाँ कश्मीर पे बोलते रहते हो जो बड़ी शांति से है, जो बड़े आराम से है। झूठ है। अरे सारी दुनिया में मुसलमानों को बदलने का दम किसी में नहीं। निकालो फतवा। अरे झूठ है। नसरीन पर इतना चिल्लाते हो। कमर चीमा, प्लीज कमर चीमा। अब्बाजान है ना, मतलब कमर चीमा, तालिबान अब्बाजान बना दिया। कमर चीमा, प्लीज रिस्पॉन्ड। प्लीज कमर चीमा। जी पहली बात तो ये है कि मैं इन भाई साहब जिनकी जुबान बड़ी तेज तेज चल रही थी, मैं इनको बताना चाहता हूं
मुझे पता है आपको बड़ी जलन हो रही है। आपका पैसा अफगानिस्तान में डूबा है, जो लगाया था अपनी आवाम पे लगाया होता तो आवाम बच जाती, लेकिन अफगानिस्तान में पैसा डूबा। चाइना के साथ वो दाढ़ी काट रहे हैं मुसलमानों की। पॉइंट पर आइए। अरे मेरे मुसलमानों के भारत को सॉवरेनिटी नहीं मिलेगी। इमरान खान को भैया, भेजिए और बंद करने से भारत को सॉवरेनिटी और इज्जत नहीं मिलेगी। तुम लोगों ने पकड़ के अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और वो दाढ़ी रख के साधु बन के बैठे हैं। अब साधु मुल्क नहीं, $2 बिलियन की हड्डी बनाकर गले में डाल दी तो आवाज नहीं निकल रही। अब भूल गए मुसलमानों को? उइगर बेचारे कितने परेशान है, कंसंट्रेशन कैंप्स में उनकी बहनों के साथ रेप हो रहा है, जबान नहीं खुल रही है आपकी। मुसलमानों को गाली देगा, अब चीनियों के सामने आपकी जुबान बंद होती है, वहां पे आपके फौजी की टांगे कांपती है, आपका मोदी बोलता नहीं है। कुछ है नहीं, झूठ बोलते रहते हो, नेशनल टेलीविजन पर आ जाते हो। ये हिंदुस्तान है बाय द वे, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान का चैनल है, यहाँ सब पढ़ के बैठते हैं, आपकी तरह नहीं है। मोदी की फिर पिटाई हो गई, शी जिनपिंग ने मोदी जी की पिटाई कर दी, अब मोदी जी बोलते भी नहीं है और आप बदल दिया आपकी। और क्या चाहिए? पूरा इस्लाम का स्ट्रक्चर बदल दिया, जबान नहीं खुली आपकी। मैं तो अपने देश के लोगों से भी कहता हूं, जबान नहीं खुली। इस देश में एक महिला को लिंच करने में तो बिल्कुल पीछे नहीं रहते। मुस्लिम महिला अगर कोई आवाज उठाती है तो उनके खिलाफ भी निकालो फतवा। शिवम, मैं डिबेट को आगे ले जा रहा हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इसी पैनल पे फिर एक बात वापस आता हूं। जी संजू, मैं इसके बाद आऊंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चाय वाला करते रहते हैं सभी। गाय वाला यूपी का गाय वाला फिर ना आ जाए कहीं। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि जब हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। इमरान जी, एक बात हमारी मानोगे? आदेश। भैया, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया है, राहुल जी को शायर मत बनवा देना। के नामी बदमाश हरीश पासवान को एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस पर डकैती और हत्या के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक से लौटे 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता था। इनके अलावा डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया को सिल्वर, जबकि हाई जंपर शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के मकसद से साउथ एवेन्यू की एक डिस्पेंसरी पहुंचे, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ने एक आम मरीज की तरह अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से अपना इलाज कराया और ये जानने की कोशिश की कि वहां आम लोगों को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आम मरीज बन के गए और ये देखने की कोशिश उन्होंने किया कि आखिर में किस तरीके से डॉक्टर या स्टाफ काम करता है। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ फोटो और एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। पत्र में केंद्रीय मंत्री ने इलाज करने वाले डॉक्टर के व्यवहार की तारीफ की। तो आए और हम लोगों को जो इस तरह का काफी मनोबल बढ़ा है और इस तरह काम करने की और प्रेरणा मिलती है। बिहार के छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचार हटाने पर घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। वो हटाने का मकसद यही है, ये गोलवरकर और सावरकर के मानने वाले नीतीश कुमार जी अब होते जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख बिहार सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के संकेत दिए। बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस में उन्होंने बदला लेने की नीयत से नौकरी से निकालने और फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की मांग की गई। इस मामले में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सिख विरोधी दंगों में जेल में बंद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अदालत से इलाज के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ किया कि सज्जन कुमार को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और उन्हें जेल के डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाना होगा।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीका के एक नागरिक से करीब 6 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ट्रेन में अपने पहनावे पर घिर गए। उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो ट्रेन के अंदर अंडरवियर में घूमते दिखे। ये तस्वीर तेजस ट्रेन की बताई गई, जिसे उसी में यात्रा कर रहे एक यात्री ने शेयर किया, जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश से उनकी पार्टी के विधायक के इस व्यवहार पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। घूम रहे हैं और महिला विरोध की, जेंट्स विरोध किया, मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खुद जेडीयू भी इस बात पर गुस्से में दिखी। कहीं न कहीं आज की घटना ने एक बार फिर लोगों को शर्मसार किया है। चौतरफा आलोचना के बाद गोपाल मंडल इस हरकत पर सफाई देने लगे और ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने की वजह बताने लगे। अंडरवियर मतलब लंबा जैसा था वो, और गंजी में थे, गमछी मेरे कांधे पर थी, तो कपड़ा खोले, हमारा पेट हमारा खराब था, डेरा में भी गए कई बार। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक आईएसआईएस आतंकी ने मॉल में घुसकर चाकूबाजी की, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने इस हमलावर को मॉल में ही ढेर कर दिया। शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये शूटर अवनी लेखरा का पैरालंपिक्स में दूसरा मेडल रहा। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। यानी अब वो एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और बलरामपुर समेत कुछ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काउंटर टेररिज्म कोर्स शुरू करने के फैसले पर घमासान शुरू हो गया, क्योंकि छात्रों और शिक्षकों के एक गुट ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया। ये पाठ्यक्रम खासतौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें इस्लामी आतंकवाद को भी पढ़ाया जाएगा। यही बात कुछ छात्रों को अखर गई। टेररिज्म को किसी भी धर्म, समुदाय, क्षेत्र से जोड़ना बहुत ही दुखद है अपने आप में। विवाद बढ़ा तो इस मामले में विश्वविद्यालय की ओर से भी सफाई सामने आई। इस्लामी आतंकवाद पूरी विश्व के सामने एक सच्चाई है, तो इसे पढ़ाए जाने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी काउंटर टेररिज्म कोर्स तैयार करने पर जेएनयू को बधाई दी। अगर हमारी जेएनयू उस ढंग से कोर्स बनाती है तो जेएनयू बधाई की पात्र है। कश्मीर पुलिस ने वहां सभी इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला लिया। 2 दिन पहले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद वहां कुछ सेवाएं रोक दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में अब लोग फिर आम दिनों की तरह मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ने पटना में उनकी पार्टी आरजेडी के दफ्तर को कम जमीन मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी की तुलना में बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर ज्यादा बड़ी जमीन पर बने हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इन आरोपों को गलत बताया। ये जमीन तो हम ही लोग न दिए हैं, जो च्वाइस किया वही न मिला हुआ है, तो भला बताइए आसमान से लाया जाएगा जमीन वहां। दिल्ली पुलिस ने नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक सप्लाई करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के पास से पुलिस को कुछ हथियार भी बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी दिल्ली और बिहार के अपराधियों को हथियार देने के अलावा ओडिशा और महाराष्ट्र में नक्सलियों को भी हथियार पहुंचाता था। देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाने के मुद्दे पर हो रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने अपनी एक समिति बना दी, जो इस मुद्दे पर जानकारियां जुटाएगी। इसके बाद ये समिति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी राय देगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सबसे पहले राज्य के लिए हुए आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। टोक्यो पैरालंपिक्स में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये पैरा तीरंदाजी में भारत का पहला पदक है। इस कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने हरविंदर सिंह से बातचीत की और उन्हें बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं को अहमियत देने पर जोर दिया। मुंबई के अंधेरी इलाके से ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दावा है कि इसके पास से 50 लाख रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की बनने वाली सरकार को ब्रिटेन मान्यता देने पर विचार नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि तालिबान के साथ बातचीत की जा सकती है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये बातें अपने पाकिस्तान दौरे पर कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया।
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में झाड़ू लगाकर प्रायश्चित किया। कुछ दिन पहले उनके एक बयान पर विवाद हो गया था, लेकिन अब उन्होंने माफी मांगी। साथ ही बताया कि उनका हमेशा सिख धर्म और उसकी परंपराओं पर विश्वास रहा है। टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलीट प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। प्रवीण कुमार के सिल्वर मेडल जीतने पर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में उनके घर में भी जश्न मनाया गया। मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूंगा। मुंबई के संदिग्ध कार मामले में एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस केस में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे भी आरोपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं पैनल की तरफ रुख करना चाहूंगा और जो हमारे साथ इस वक्त कमर चीमा मौजूद है। कमर चीमा साहब, आप जो ये टिप्पणी कर रहे थे दाढ़ी पे और इस पर, मैंने तो आपको बहस इसलिए बुलाया था कि पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का मुसलमान तादाद में यही रहता है, इस मुल्क में रहता है। मैंने बहस इसलिए बुलाई थी, लेकिन आपने अब टिप्पणी कर दी। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि आपके प्रधानमंत्री जो ताबीज लेकर और जो माला लेके घूमते उससे तकदीर बदल जाएगी इस मुल्क की। नहीं बदलेगी जनाब, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए टीके लगवाने पड़ते हैं मुल्क में, उसके लिए हिकमत करनी पड़ती है, कंपनियों को आगे आना पड़ता है, उनको देना पड़ता है अपने कि भाई देखो हौसला दे रहा हूं, ऐसे बनेगा। इसके लिए तमाम उपक्रम करने पड़ते हैं। मैंने बहस इसलिए नहीं बुलाई थी, वो तो हम तुलना करते ही नहीं है उससे, कभी नहीं तुलना करते, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी करने की। वो लाइन कुछ और है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर कोई बदमाशी पे उतारू है और उसके दिमाग में कोई नेक्सस पल रहा है और उसके दिमाग में कोई ख्वाब दिन में भी देख रहा है, तो वो उस ख्वाब को कैसे कहां पे खत्म करना है, इसका जवाब था आज। और इसलिए बुला रहे थे। एक स्वतंत्र मुल्क आप हैं, उसकी रिस्पेक्ट हम करते हैं आपकी, लेकिन अगर आप ये सोचे कि कोई साजिश हो जाएगी या रच लेंगे तो वो भी गलत है, वो बेजा बात है। जी संजू वर्मा हमारे साथ है। संजू वर्मा, आपका रिस्पॉन्स। जी प्रतीक जी, धन्यवाद। इस बात का मैं भी पूरी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं। अभी जो अहम मुद्दा ये है प्रतीक जी कि भारत ने अब तक 565 लोगों को इवैक्यूएट किया है अफगानिस्तान से, जिसमें सिर्फ 263 लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, बाकी सब अफगान ओरिजिन के या अदर कंट्रीज के लोग हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है। जब अफगान में रह रहे हमारे हिंदू और सिख भाइयों की सेफ्टी की बात आई तो सबसे पहले हम वहां पर उनके साथ खड़े हो गए, उनके समर्थन में। दूसरी बात, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता, और पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में अभी तक रखा गया है। और इसका कारण यह दिया गया है कि जब तक पाकिस्तान अपने मुल्क से टेरर फंडिंग को पूरी तरह से उखाड़ता नहीं, तब तक पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा। मैं पाकिस्तानियों को चाहती हूं, आप आकर मोदी सरकार पर भाषण देना बंद करिए, चाहे 1947-48, चाहे 1971, संजू उस पर कोई तुलना हो ही नहीं सकती। संजू उस पर कोई तुलना हो ही नहीं सकती और उस पर कोई बहस भी नहीं है। उस पर कोई बहस भी नहीं है। सवाल यह है कि जो कहा वो गलत था, मैंने उसको उसी जगह कर दिया। मैंने इनके प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी करना ही जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है जरूरत है इस बात की। लेकिन माजिद है जी प्रतीक भाई, मैं एक प्रश्न पूछना जी बोलिए। संजू आपका आपका वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको ठीक करवाता हूं, फिर मैं लेता हूं आपको। नहीं आ रहा बहुत देर से। जी माजिद हैदरी भाई, मैं चीमा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऑफ कोर्स चीमा साहब, दुनिया जानती है चाइना मुसलमानों पे जुल्म करता है, ऐसा जुल्म करता है। अभी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, वहां रोजा रखना जुर्म है। वहां पे उगर के मुसलमानों का क्या हाल है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरा केवल एक प्रश्न है आपसे, इतना होने के बावजूद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चाइना के तलवे क्यों चाटता है?
क्या ईमान से बड़ा धंधा है चाइना के साथ? मुझे आप इतना बताइए, क्योंकि कभी भी मैं पाकिस्तान के चैनल पे हूँ, कोई जवाब नहीं दे पाता। आप मुझे जरा बताइए, अगर आप में जुर्रत है आप बताइए, या तो आप अपनी सरकार दोनों को फ्रेम में लाइए। निंदा कर दिया, पैनल से कहूंगा दोनों को फ्रेम में लाइए, फ्रेम में लाइए, फ्रेम में लाइए। जी चीमा साहब जवाब बस इतना सा चीमा साहब, बिल्कुल चीमा साहब जवाब देंगे। माजिद हैदरी ने एक सवाल पूछा, गलत है या आप अपनी सरकार फ्रेम में लाइए, यहाँ से बताइए, फ्रेम में लाइए। सरकार बड़ा सिंपल था, ईमान का मामला है, आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान, फ्रेम में लाइए। और कहीं तो मुसलमान के खिलाफ हम जुल्म नहीं देखेंगे। देखिए मैं तो तालिबान का भी सपोर्ट करता हूँ, भारत में रहकर माजिद हैदरी साहब, मुसलमान ना चीन में महफूज है और ना भारत में महफूज है। भारत में भी मुसलमान को गाली मिलती है कि तुम रहे क्यों यहाँ पे, तुम 75 मैं कह रहा हूँ आप चाइना के तलवे क्यों चाटते? नहीं, आप मुझे बताइए आप चाइना के तलवे क्यों चाटते हैं? आपको वहाँ पे रोज गाली मिलती है। माजिद हैदरी नहीं, आप मुझे बताइए आप चाइना के, देखिए दो मुसलमान आपस में बात करें, ईमान से बात करें। तालिबान है, सुन लेना बात, अब बात सुन ले मेरी। देखिए मैं तो ओपनली तालिबान का समर्थन करता हूँ इस मंच पे। आप मुझे बताइए आप तालिबान के तलवे क्यों, आप चाइना के तलवे क्यों चाटते हैं? मेरी बात तो आप चाइना के तलवे क्यों चाटते हैं? क्या ईमान से बड़ा है चाइना? मुझे ये बताइए। नहीं जवाब दे रहा हूँ जी बताइए। इंडिया में गाली मिलती है कि मुसलमान तुम हमसे लैदा हुए, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए? और आपको गाली मिलती है कि तुम्हारी जरूरत इंडिया 2 मिनट चुप कीजिए। और चाइना में मुसलमान को आज एक नए किस्म के मसले दरपेश है। एक्सपोज हो रहे हैं, दुनिया देख रही है इस डिबेट को। मुसलमान की इंडिया को आप 2 मिनट साइड पे रखिए, हम इंडिया पे वापस आएंगे। आप चाइना की बात कीजिए। चीमा साहब सवाल पूछा है माजिद हैदरी ने। सवाल चीमा साहब श्रीनगर से माजिद हैदरी आपसे सवाल पूछता है। माजिद हैदरी श्रीनगर से, वैली से आपको सवाल पूछता है कि चीन के तलवे आप क्यों चाटते हैं? कमर चीमा साहब जवाब हो तो दीजिए, वरना बहस आगे बढ़ाऊं मैं। मुझे ये बताएं जी, आप अगर चीन से गोलियां खाते हो, मार खाते हो, डंडे खा के मर जाते हो, आप तलवे से भी बुरे हो। हमारा तो चीन से ताल्लुक है, कारोबार करते हैं। कौन सा ताल्लुक है? कॉरिडोर आपके वो तो आपको डंडे और कीलों से मारते हैं। सीपैक कॉरिडोर आपके मुल्क से चलता है, इंडिया से नहीं चलता। आप जवाब सोच के दीजिए। ईमान की बात कर रहा हूं मैं इसमें कोई सियासत नहीं ला रहा। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, चाइना के तलवे क्यों चाटता है? क्या ईमान से बड़ा चीज है चाइना के तलवे चाटना? अगर ये है तो आप सबों को शर्म आनी चाहिए, वरना आज आप मजम्मत कीजिए अपनी सरकार की। कहिए हमारी सरकार गलत कर रही है, हमें चाइना से। कमर चीमा साहब सवाल ईमान से पूछा गया है। कमर चीमा साहब ईमान से पूछा गया सवाल है और आपको जवाब भी वही देना चाहिए ईमान से। मैं जवाब दे रहा हूं ना जी, तो जवाब ये दीजिए। आप या तो मजम्मत करिए, या तो इमरान सरकार की मजम्मत करिए और कहिए कि गलत है। रोज गाली खाता है क्योंकि वो मुसलमान है। अरे हम तो पूरी दुनिया के दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा यही मुसलमान है। क्या बात करते हो कमर चीमा, क्या बात करते हो? अरे कमर चीमा, ऑडियो डाउन। कमर चीमा मुट्ठी भर हिंदू। अरे कमर चीमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुट्ठी भर हिंदू छूट गए थे पाकिस्तान में, मुट्ठी भर हिंदू छूट गए थे, वो तो रखा ना गया तुमसे, और तुम यहां पे मुसलमानों की आवाज उठा रहे हो। मुट्ठी भर मुसलमान थे। जी मेजर सूर्यवंश शर्मा जी, प्रतीक जी, सूर्यवंश शर्मा जी। प्रतीक जी, मैं इस कमर चीमा से, जो भिखमंगे देश का एक प्रवक्ता है और हर बार आराम से मेजर आराम से जब ये मेरे आदमियों को बोल रहा है कि लाठियों से मर गए, तो मैं ऐसे आदमी के लिए, मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है प्रतीक जी। तो मैंने झूठ बोला? ये भिखमंगे देश का एक भिखमंगा आदमी तो सुनो फिर कमर चैनल पे आके, आपको तो वैसे ही मर जाना चाहिए जब आपका फौजी मरा। एक मिनट तुम क्यों भिखमंगे आदमी मेरे देश की सेना के लिए तुम बोल रहे हो कि वो डंडे खा के मर गए? अबे भिखमंगे देश के भिखमंगे आदमी, तुम्हारा जो खर्चा चल रहा है ना वो अमेरिका से चल रहा है। नहीं तो तुम लोग तुम्हारे पास अगले महीने को इंडिया अपनी पाकिस्तान आर्मी को पैसे देने के लिए तुम्हारे पास सैलरी नहीं है। चीमा साहब मैं डिबेट रोकता हूं। चीमा साहब कूल डाउन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। चीमा साहब हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। चीमा साहब कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन। चीमा साहब कूल डाउन।
बहुत आराम से सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे यहां कहा जाता है, आपके यहां भी कहा जाता होगा, अब फर्क नहीं है, कहा जाता है ये कि जब तमाम सारे तर्क खत्म हो जाएं तो लाठी डंडों की बात करने लगो। जब बात खत्म हो जाए, जवाब सवाल ना हो, माजिद हैदरी के सवाल का जवाब ना हो आपके पास, तो लाठी डंडों की बात करने लगो। ये बात नहीं है चिमा साहब, उसूलों की बात, ईमान की बात यह है कि जब आप उइगर मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोलते, जब यमन में होता, सीरिया में होता है, तो आप नहीं बोलते हो। तो अगर आप जब बोलते हो ना कि पैलेस्टाइन में हुआ, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उइगर में भी कुछ हुआ। यही ईमान की बात थी। और माजिद हैदरी ने यही सवाल पे, मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आ रहा हूं, संजू वर्मा आ रहा हूं, जी ऑफ कोर्स संजू आ रहा हूं, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। संजू डोंट बी इम्पेशेंट, संजू वर्मा प्लीज डू नॉट बी इम्पेशेंट, संजू प्लीज संजू प्लीज कूल डाउन संजू प्लीज कूल डाउन जी। कमर चीमा तो जो बात कही जा रही थी, उसको यह कहा जा रहा था कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, जिस पर बहस की गई है और जिस पर बहस चल रही है, इसको समझने की कोशिश करिए। आपसे यह कहा गया कि आप ये बात कहते हैं कि वहां के मुसलमान, तालिबान कहता है दुनिया के मुसलमानों के लिए हम आवाज उठाएंगे, तो चाइना के लिए क्यों नहीं? माजिद हैदरी ने सवाल पूछा, क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे मेरे को। जी, हम तो उठाते हैं आवाज जहां भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो, चीन में हो या कश्मीर में हो, अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो या भारत में हो, हम मुसलमानों के खिलाफ जुल्म पे आवाज उठाएंगे। आप कर देना बंद मुसलमान कश्मीरियों पे, आप मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानना बंद कर देना। राइट नाउ यू विल गेट अ रिस्पांस, संजू वर्मा जी संजू वर्मा, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मुझे कुछ बहुत आई एम रियली वेरी सॉरी जी। शिवम त्यागी। प्रतीक जी, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ईमान नहीं बेईमान मुल्क है, उनसे ईमान की उम्मीद मत करिए, ईमान नहीं बेईमान। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मेरे देश का मुस्लिम कितना खुश है बाकी दुनिया से, उसको डेटा के साथ बताऊंगा। इस दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन 57 में से 12-13 तो ऐसी हैं जिन पर पैसे की बरसात हो रही है। पूछिए जरा इनसे, इन्होंने कोई एक भी किसी वैक्सीन का कोई फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल कुछ किया हो? अरे अपने लोगों को, इतने अमीर मुल्क होने के बाद भी अपने लोगों को एक वैक्सीन तुमसे लगती नहीं है। मेरे देश में हिंदू मुसलमान पूछ के वैक्सीन नहीं लगा जा रही, हमने बनाई भी, हम लगा भी रहे और सुनिए सबसे खुश है। अरे अपने लोगों को तो बचा नहीं पाते। और सुनिए एक और चीज है, इस रैडिकल इस्लाम की ये परेशानी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट माई सेल्फ, रैडिकल इस्लाम की ये परेशानी है। जहां ये मेजॉरिटी में है, वो धर्म, वो जो देश है वो मुसलमान देश हो जाता है, इस्लामिक देश हो जाता है। और जहां ये कम है पॉपुलेशन में, वहां ये विक्टिम है, हमें मारा जा रहा है, कहीं भी आराम से नहीं है। या तो पिट रहे हैं देश पे, संजू वर्मा आ गई, बीच में क्यों? संजू वर्मा जी आ गई जी, संजू वर्मा जी आ गई जी संजू जी बोलिए जी, संजू जी बोलिए। संजू। प्रतीक जी मैं बोल रही हूँ। प्रतीक जी, पहली बात तो ये मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि इस डिबेट पर आकर एक पाकिस्तानी चैनल हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करता है, इस बात का हम सबको खंडन करना चाहिए। ये जैसे शिवम त्यागी ने कहा, मेरे को अभी बीच में टोकिए मत प्लीज। शिवम त्यागी ने बहुत सही कहा, पाकिस्तान एक बेईमान मुल्क है और ये 2-2 कौड़ी में बिकने वाला कमर चीमा, इसकी हैसियत क्या है? 2-2 कौड़ी में बिकने वाला कमर चीमा नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाए, इसकी हैसियत क्या है? बोलिए संजू वर्मा बोलिए, इनका ऑडियो म्यूट करिए, आप इनका ऑडियो म्यूट करिए, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट। संजू वर्मा प्लीज do not dictate. No, please do not dictate me. No, please do not dictate me. If you want to be in debate, please do not dictate me. Please do not dictate me. तो बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। आपको मालूम है इस डिबेट में आने से पहले कि कैसे बोला जाता है डिबेट में? No, please speak. I am giving you time. जी। प्रतीक जी एक बात सुन लीजिए, मुझे मत सुनाइए।
संजू वर्मा प्लीज एक बात सुन लीजिए, मुझे मत सुनाइए। जो बात कहनी हो सारे लोग सुन रहे हैं, सारे लोग डिबेट में मौजूद हैं, बोलिए। जी जी प्रतीक जी, काश जब ये प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे होते आपको संजू वर्मा, मैंने बोल दिया उस चीज को, संजू वर्मा बोल दिया गया, उस चीज को बोल दिया गया, अब उसको स्ट्रेच मत करिए। संजू वर्मा बोल दिया गया है, उसको स्ट्रेच मत करिए। लौटे डिबेट आगे बढ़ाता हूं। बोल दिया गया है, वो उसको बोल दिया गया है, उसको स्ट्रेच मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जी आगे बढ़िए, बोलना हो तो आगे बढ़िए। एक पैनलिस्ट आकर प्रधानमंत्री को बोलता है संजू वर्मा प्लीज, संजू वर्मा प्लीज प्लीज, बोल दिया गया है। मेजर सूर्यवंश शर्मा, मेजर सूर्यवंश शर्मा, तथ्यों पर आना चाहती हूँ। मेजर सूर्यवंश शर्मा, you have to wait, नाम मैंने बोल दिया, मेजर सूर्यवंश शर्मा। प्रतीक जी, मुझे कमर चीमा से पूछना है, ये हर बार हर दूसरे दिन इंडिया के किसी न किसी चैनल पर डिबेट के लिए आता है कि ये तालिबान से क्या इसको उम्मीद है कि तालिबान आएगा, पाकिस्तान के थ्रू आएगा, इंडिया पे अटैक करेगा और इंडिया वाले हमारे सोल्जर्स तैयार हैं, हमारे सोल्जर्स तैयार हैं इसको वेलकम करने के लिए तालिबान को। अरे हिम्मत है ना तो आओ तालिबान वालों, और आओ कश्मीर में पाकिस्तान के थ्रू हम बताते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जहां पे डिप्लोमेटिकली जवाब दिया जाना चाहिए वहां डिप्लोमेटिकली जवाब दिया गया। सरकार की तरफ से भी बात कही गई। दो बातें हैं जो इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, आतंक के खिलाफ, ये बात थी। इसी नाते मुलाकात हुई, इस नाते कतर में, दोहा में मुलाकात हुई, पॉलिटिकल ऑफिस से यही मुलाकात का मकसद था, यही बात कही गई। जी मैं आ रहा हूं, कमर जी मैं आ रहा हूं, बाकी पैनल से आता हूं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। व्यस्त हाईवे किनारे देवी के धाम का चौंकाने वाला दावा, शंख बजते ही जंगल से दौड़े चले आते हैं जंगली जानवर। जानवरों की देवी का सच, रात 9:27 पर। मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। टोक्यो पैरालंपिक्स में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये पैरा तीरंदाजी में भारत का पहला पदक है। इस कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने हरविंदर सिंह से बातचीत की और उन्हें बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं को अहमियत देने पर जोर दिया। मुंबई के अंधेरी इलाके से ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दावा है कि इसके पास से 50 लाख रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की बनने वाली सरकार को ब्रिटेन मान्यता देने पर विचार नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि तालिबान के साथ बातचीत की जा सकती है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये बातें अपने पाकिस्तान दौरे पर कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में झाड़ू लगाकर प्रायश्चित किया। कुछ दिन पहले उनके एक बयान पर विवाद हो गया था, लेकिन अब उन्होंने माफी मांगी। साथ ही बताया कि उनका हमेशा सिख धर्म और उसकी परंपराओं पर विश्वास रहा है। टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलीट प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। प्रवीण कुमार के सिल्वर मेडल जीतने पर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में उनके घर में भी जश्न मनाया गया। मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूंगा। मुंबई के संदिग्ध कार मामले में एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस केस में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे भी आरोपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को मुलाकात करेंगे। इससे एक दिन पहले 8 सितंबर को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड नाम के संगठन ने दावा किया कि कुछ भारतीय मोबाइल नंबर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। इसके साथ ही इस संगठन के प्रवक्ता ने कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से इसकी शिकायत की। जो वीडियोस भेजे जाते हैं उसमें भारत को गालियां दी जाती हैं,
भारत के हिंदुओं को गालियां दी जाती हैं। जब ये मामला डीसीपी तक पहुंचा तो देश के खिलाफ हो रही इस साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई। इसकी गंभीरता को डीसीपी साउथ ने समझते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुनव्वर राना पर आरोप है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। यूपी के बलिया में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस पर डकैती और हत्या के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक से लौटे 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता था। इनके अलावा डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया को सिल्वर जबकि हाई जंपर शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के मकसद से साउथ एवेन्यू की एक डिस्पेंसरी पहुंचे, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ने एक आम मरीज की तरह अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से अपना इलाज कराया और ये जानने की कोशिश की कि वहां आम लोगों को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आम मरीज बन के गए और ये देखने की कोशिश उन्होंने किया कि आखिर में किस तरीके से डॉक्टर या स्टाफ काम करता है। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ फोटो और एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। पत्र में केंद्रीय मंत्री ने इलाज करने वाले डॉक्टर के व्यवहार की तारीफ की। तो आए और हम लोगों को जो इस तरह का काफी मनोबल बढ़ा है और इस तरह काम करने की और प्रेरणा मिलती है। बिहार के छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचार हटाने पर घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। वो हटाने का मकसद यही है, ये गोलवरकर और सावरकर के मानने वाले नीतीश कुमार जी अब होते जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख बिहार सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के संकेत दिए। बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस में उन्होंने बदला लेने की नीयत से नौकरी से निकालने और फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें राज्य की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की मांग की गई। इस मामले में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सिख विरोधी दंगों में जेल में बंद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अदालत से इलाज के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ किया कि सज्जन कुमार को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और उन्हें जेल के डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाना होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीका के एक नागरिक से करीब 6 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ट्रेन में अपने पहनावे पर घिर गए। उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो ट्रेन के अंदर अंडरवेयर में घूमते दिखे। ये तस्वीर तेजस ट्रेन की बताई गई जिसे उसी में यात्रा कर रहे एक यात्री ने शेयर किया, जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश से उनकी पार्टी के विधायक के इस व्यवहार पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। घूम रहे हैं और महिला विरोध की, जेंट्स विरोध किया, मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खुद जेडीयू भी इस बात पर गुस्से में दिखी। कहीं न कहीं आज की घटना ने एक बार फिर लोगों को शर्मसार किया है। चौतरफा आलोचना के बाद गोपाल मंडल इस हरकत पर सफाई देने लगे और ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने की वजह बताने लगे। अंडरवियर मतलब लंबा सा जैसा था वो, और गंजी में थे, गमछी मेरे कांधे पर थे, तो कपड़ा खोले, पेट हमारा खराब था, डेरा में भी गए कई बार। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक आईएसआईएस आतंकी ने मॉल में घुसकर चाकूबाजी की, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने इस हमलावर को मॉल में ही ढेर कर दिया। शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये शूटर अवनी लेखरा का पैरालंपिक्स में दूसरा मेडल रहा। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। यानी अब वो एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और बलरामपुर समेत कुछ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काउंटर टेररिज्म कोर्स शुरू करने के फैसले पर घमासान शुरू हो गया।
क्योंकि छात्रों और शिक्षकों के एक गुट ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया। ये पाठ्यक्रम खासतौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें इस्लामी आतंकवाद को भी पढ़ाया जाएगा। यही बात कुछ छात्रों को अखर गई। टेररिज्म को किसी भी धर्म, समुदाय, क्षेत्र से जोड़ना बहुत ही दुखद है अपने आप में। विवाद बढ़ा तो इस मामले में विश्वविद्यालय की ओर से भी सफाई सामने आई। इस्लामी आतंकवाद पूरी विश्व के सामने एक सच्चाई है, तो इसे पढ़ाए जाने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी काउंटर टेररिज्म कोर्स तैयार करने पर जेएनयू को बधाई दी। अगर हमारी जेएनयू उस ढंग से कोर्स बनाती है तो जेएनयू बधाई की बात। असम में शांति के लिए काबिल विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौता। गृह मंत्री अमित शाह के सामने 5 विद्रोही गुटों और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किए हस्ताक्षर। गृह मंत्री ने कार्बी आम लोगों के इलाके के लिए अलग से विकास बजट का किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बीजेपी ने सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाने का किया ऐलान। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों पर लगेगी प्रदर्शनी। दिव्यांगों की मदद के लिए लगाए जाएंगे कैंप। पैरा ओलंपिक्स में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, जबकि मनीष नरवाल ने शूटिंग में दिलाया गोल्ड। बैडमिंटन में सुहास एलवाई और कृष्ण नागर भी फाइनल में। प्रधानमंत्री मोदी ने विजेताओं को बधाई दी। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में जुटे तालिबान को लगा तगड़ा झटका। तुतुल और अनाबा जिलों में भारी जंग के बीच नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने 80 टैंकों के साथ 100 से ज्यादा तालिबान को गिरफ्तार किया। व्यस्त हाईवे किनारे देवी के धाम का चौंकाने वाला दावा। शंख बजते ही जंगल से दौड़े चले आते हैं जंगली जानवर। जानवरों की देवी का सच। रात 9:27 पर दावा है कि इसके पास से 50 लाख रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की बनने वाली सरकार को ब्रिटेन मान्यता देने पर विचार नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि तालिबान के साथ बातचीत की जा सकती है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये बातें अपने पाकिस्तान दौरे पर कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में झाड़ू लगाकर प्रायश्चित किया। कुछ दिन पहले उनके एक बयान पर विवाद हो गया था, लेकिन अब उन्होंने माफी मांगी। साथ ही बताया कि उनका हमेशा सिख धर्म और उसकी परंपराओं पर विश्वास रहा है। टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलीट प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। प्रवीण कुमार के सिल्वर मेडल जीतने पर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में उनके घर में भी जश्न मनाया गया। मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूंगा। मुंबई के संदिग्ध कार मामले में एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस केस में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे भी आरोपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को मुलाकात करेंगे। इससे एक दिन पहले 8 सितंबर को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड नाम के संगठन ने दावा किया कि कुछ भारतीय मोबाइल नंबर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। इसके साथ ही इस संगठन के प्रवक्ता ने कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से इसकी शिकायत की। जो वीडियोस भेजे जाते हैं उसमें भारत को गालियां दी जाती हैं, भारत के हिंदुओं को गालियां दी जाती हैं। जब ये मामला डीसीपी तक पहुंचा तो देश के खिलाफ हो रही इस साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई। इसकी गंभीरता को डीसीपी साउथ ने समझते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुनव्वर राना पर आरोप है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। यूपी के बलिया में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया।
पुलिस ने बताया कि इस पर डकैती और हत्या के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक से लौटे 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता था। इनके अलावा डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया को सिल्वर, जबकि हाई जंपर शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के मकसद से साउथ एवेन्यू की एक डिस्पेंसरी पहुंचे, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ने एक आम मरीज की तरह अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से अपना इलाज कराया और ये जानने की कोशिश की कि वहां आम लोगों को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आम मरीज बन के गए और ये देखने की कोशिश उन्होंने किया कि आखिर में किस तरीके से डॉक्टर या स्टाफ काम करता है। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ फोटो और एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। पत्र में केंद्रीय मंत्री ने इलाज करने वाले डॉक्टर के व्यवहार की तारीफ की। तो आए और हम लोगों को जो इस तरह का काफी मनोबल बढ़ा है और इस तरह काम करने की और प्रेरणा मिलती है। बिहार के छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचार हटाने पर घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। वो हटाने का मकसद यही है, ये गोलवरकर और सावरकर के मानने वाले नीतीश कुमार जी अब होते जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख बिहार सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के संकेत दिए। बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस में उन्होंने बदला लेने की नीयत से नौकरी से निकालने और फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की मांग की गई। इस मामले में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सिख विरोधी दंगों में जेल में बंद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अदालत से इलाज के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ किया कि सज्जन कुमार को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और उन्हें जेल के डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाना होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीका के एक नागरिक से करीब 6 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ट्रेन में अपने पहनावे पर घिर गए। उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो ट्रेन के अंदर अंडरवेयर में घूमते दिखे। ये तस्वीर तेजस ट्रेन की बताई गई, जिसे उसी में यात्रा कर रहे एक यात्री ने शेयर किया, जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश से उनकी पार्टी के विधायक के इस व्यवहार पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। घूम रहे हैं और महिला विरोध की, जेंट्स विरोध किया, मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खुद जेडीयू भी इस बात पर गुस्से में दिखी। कहीं न कहीं आज की घटना ने एक बार फिर लोगों को शर्मसार किया है। चौतरफा आलोचना के बाद गोपाल मंडल इस हरकत पर सफाई देने लगे और ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने की वजह बताने लगे। अंडरवियर मतलब लंबा से जैसा था वो, और गंजी में थे, गमछी मेरे कांधे पर थे, तो कपड़ा खोले, पेट हमारा खराब था, डेरा में भी गए कई बार। न्यूजीलैंड के देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और एक सवाल है जिसको कि बार बार ये कहा गया कि आज जिस तरह से तालिबान के जानिब से ये बात आई कि उसे कश्मीर में मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अख्तियार है, क्योंकि वहां पे मुसलमान हैं और तालिबान कहते हैं कि हम मुसलमानों की आवाज पूरी दुनिया में उठा सकते हैं, लिहाजा वो कश्मीर में भी उठाएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो नेक्सस बन रहा है, आईएसआई के जो चीफ है वहां पे मौजूद है, तो तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको कि आज बहस के सिलसिले में हम लाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में एक तबका है जिसको लगता है कि जो लॉजिस्टिक से हेल्प की गई है, जो खुफिया जानकारियों से हेल्प की गई है, उसे लौटाने का वक्त है। एक तबका है, उसका एक प्रेशर है, वो जो कि माउंट किया जाता है और ये बार बार कहा जाता है कि नहीं, तालिबान को भी अब उस तरफ से लौटाना चाहिए। बात बहुत वाजिब तौर से ना कही जाए, लेकिन हाँ, ये अंदर एक तबका जरूर ऐसा मौजूद है। मैं बहस को फिर से आगाज करता हूं। मेजर सूर्यवंश। प्रतीक जी, कैन यू हियर मी? या श्योर, प्लीज। या प्रतीक जी, पहली बात, जो आपने क्वेश्चन पूछा बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और मैं इसका जो जवाब है हेलो जी, या श्योर, प्लीज कैरी ऑन सर। हेलो सर, प्लीज कैरी ऑन सर।
हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ सर, आपकी ऑडियो आ रही है, बोलिए। शिवम त्यागी, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी। सर आता हूं मैं आपके पास। प्रतीक जी, इसके दो तरीके से हाँ, इसका दो जवाब हैं। एक तो सबसे पहले ये पहला तथ्यात्मक स्तर ये है कि हमने पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को ना बंदी बना लिया था, हाथ जोड़ करके, पिताजी प्लीज हमें छोड़ दीजिए, पिताजी प्लीज हमें छोड़ दीजिए। 3 दिन सैम मानेकशॉ ने इनको फ्री में खाना भी खिलाया था। तो अगर ये किसी भी औकात से उन 60-65,000 लंगूरों के भरोसे हैं, और जो भी तबका ये सोचता है उस तबके को भी निकाल कर बाहर लाइन में लगा लेंगे हम, और ये तबका भारत था। अब तो सोचिए हम कहां हैं। तो जब हम 95,000 इनकी ट्रेंड सो कॉल्ड फोर्स को दंडवत झुका दिया था, रोके गए थे, यहां से छोड़ दिया था, दिल बड़ा है ना, पिताजी का दिल तो बड़ा ही होता है। और अब दूसरी चीज पर आते हैं, फाइनेंशियली इनको इतना डरने की जरूरत नहीं है। कमर चीमा, आपके यहां पर प्रधानमंत्री आवास मैंने सुना है कि मुंडन के लिए किराए पर जा रहा है। मेरे देश के लोगों ने अगर अपने बच्चों का मुंडन भी करा दिया ना, तो इतने पैसे तुम्हारी सरकार पे आ जाएंगे कि चाइना शिवम रिलेवेंट क्वेश्चन, शिवम रिलेवेंट, तो डरो मत, शिवम रिलेवेंट, यहाँ पर भी रिलेवेंट मदद करेगा, रिलेवेंट, यहाँ पर भी मदद करेगा, डरो मत, राइट, डरो मत। चाइना से अगर मुसलमानों की आवाज उठानी है ना, तो दिल खोल के ढंग से उठाइए जैसे भारत उठाता है। जी बिल्कुल, कमर चीमा, फाइनेंशियली इनको इतना डरने की जरूरत नहीं है। कमर चीमा, कमर चीमा के पास ऑडियो जा नहीं रही मेरी। जी संजू वर्मा, संजू वर्मा। थैंक यू। कि यही है कि आपने बच्चे ज्यादा पैदा कमर चीमा, कमर चीमा प्लीज, कमर चीमा, तरक्की की अलामत नहीं होता मेरे भैया। राइट कमर चीमा, मैं आ रहा हूँ, कमर चीमा मैं आ रहा हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। किसान तुम्हारी जान को रो रहे हैं। जी जी कमर चीमा, आप कमर चीमा जी, मुझे मालूम है आपको बड़ी जानकारी है, बड़ी अच्छी जानकारियां रखे हैं आपने। मैं आ रहा हूँ आपके पास, कमर चीमा आ रहा हूँ। संजू वर्मा, संजू वर्मा जी। प्रतीक जी, अभी सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। हम सबको मालूम है कि चाहे 1947-48 हो, 1971 हो, कारगिल का 1999 वॉर हो, 16 में जिस तरह से मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के चलते पाकिस्तानी टेरर लॉन्च पैड का विध्वंस किया था, या बालाकोट स्ट्राइक 2019 की, पाकिस्तानियों को हर बार जमकर हमने मुकाबला भी किया और इनको जमकर हार मिली है। दूसरी बात, आप ये जान लीजिए प्रतीक जी कि अफगानिस्तान से हम लोग 565 लोगों को इवैक्यूएट करके लाए हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरी बात आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए कि अभी भी पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट पर है। तो पूरी दुनिया ये मानता है कि आतंक, टेरर की मदरशिप पाकिस्तान है, और यहाँ पर आकर जब उनके पैनलिस्ट, कौड़ियों पर बिकने वाले लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं, तो मुझे इन पर हंसी आती है। चौथी बात, आप यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट देखिए। यूनाइटेड नेशन कहता है दुनिया के 10 बड़े आतंकी जो संगठन हैं, वो सारे के सारे उनका एक ही डीएनए है, रेडिकल इस्लाम। तो प्रॉब्लम रेडिकल इस्लाम की है। पांचवी चीज कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अब तक भारत रहा है, और यदि भारत आर्म ट्विस्ट करने लगे तो अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू। राइट भारत को आता है। राइट संजू वर्मा, राइट संजू वर्मा, राइट संजू। लास्ट एक चीज, और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग पैनल पर बैठकर बड़े बड़े बात करते हैं मैनकाइंड ह्यूमन राइट्स को लेकर, इनको पूछे इनके शरीयत लॉ में तो औरतों को पूरा का पूरा मुंह ढककर बैठना पड़ता है। क्या ये अपनी औरतों को अफगानिस्तान भेजेंगे? यहाँ पर आकर भाषण ना दे नरेंद्र मोदी को। यहाँ के मुसलमान बड़े सुखी हैं, बड़े खुश हैं। ये जो गलत नैरेटिव चला रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान नाखुश हैं। राइट संजू वर्मा, संजू आपका ऑडियो की जरूरत है। संजू आपका वीडियो चला गया, वीडियो एक बार चला गया। जी कमर चीमा कुछ कह रहे थे। जी कमर चीमा। वो आपको डिफेंड करेगा? वो तो उसका ना बच्चा, ना बीवी, ना औलाद, ना वो किसी का, ना उसका कोई। उसने क्या करना है बेचारे ने? मोदी जी ने क्या करना है? मोदी जी तो राम राम करेंगे। कमर चीमा अगर आपके पास लॉजिक है, कमर चीमा अगर आपके पास लॉजिक है, बातें हैं, आप उस पर कह सकते हैं तो कहें, बराए मेहरबानी, वरना चुप रहें। बेहतर यही होगा, बेहतर ये होगा। जी माजिद कुछ कहना चाह रहे थे, माजिद हैदरी।
देखिए प्रतीक भाई, इमोशनल होने से बेहतर हम एक चीज समझे, पिछले 20 वर्षों में भगोड़े अमेरिका ने भारत से $2 बिलियन खर्चवाए हैं अफगानिस्तान में। हम तालिबान के साथ अच्छा रिश्ता क्यों ना बनाएं? इसमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब अगर आप यूपीए इलेक्शन के लिए तालिबान को दुश्मन बना के रखना चाहते हैं, वो गलत बात है। देश को बताइए हमारी वहाँ इन्वेस्टमेंट है, हमारे फॉरेन स्टेक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक इश्यूज है, हमें तालिबान के साथ दोस्ती करनी है, खत्म, बता दीजिए। राइट सर, राइट शिवम त्यागी, प्लीज रिस्पॉन्ड। शिवम त्यागी, देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जहां तक स्ट्रेटेजिक बातचीत की बात है वो तो भारत कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी सरकार का सबसे पहला इंटरेस्ट होता है उसकी जनता, और हमारी 130 करोड़ जो जनता है सबसे पहला इंटरेस्ट उनका। ये कमर चीमा को मैं फिर से ये जवाब देना चाहता हूं कि कमर चीमा, जिस देश के प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं, और अगर उस प्रधानमंत्री ने मुंडन में अपने बाल भी आपको दान दे दिए ना, तो आपका कर्ज उतर जाएगा, लेकिन आप उसके भी लायक नहीं हो। तो आपके जो प्रधानमंत्री उनकी इतनी राइट शिवम, आज बस अभी सिर्फ इतना, परसों फिर होगी मुलाकात। सोमवार को बने रहिए हमारे साथ।